हेलो। फाइनली अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन तक पहुंच गए हैं, जहां पे हम लोग ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ मॉडुलस देखने वाले हैं। और हम लोग ये देखने वाले हैं कि आर्गुमेंट का फर्दर ज्योमेट्रिकल हम लोग का एप्लीकेशन में क्या यूज है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऑलमोस्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को फिनिश कर दिया है। बस केवल ये जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है मॉडुलस का और आर्गुमेंट का, हम लोग वो अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है डिस्टेंस फार्मूला। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला पता है कि डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हमें निकालना हो तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करते थे। बट वो मॉडुलस के हेल्प से हम लोग यहाँ इसको कैसे समझ सकते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि सपोज अगर हमारे पास कोई एक जेड, एक अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो हमें पता है कि मॉड जेड हमें क्या देता है, मॉड जेड हमें क्या देता है, तो मॉड जेड हमें देता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन अगर हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग वेक्टर के तरीके से भी ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक इस जेड वाले पॉइंट को अगर हम P नाम दे दें, ठीक है, तो अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखें, OP का पोजीशन वेक्टर लिखें, तो हमें पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम करते हैं तो हमें तो मॉड जेड ही मिलने वाला है। अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, जेड माइनस अगर जीरो करते हैं, तो हमें वापस से मॉड जेड ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला और हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यूज है आपस में अगर हम मर्ज करके देखें तो वहां पे दोनों सेम बात करता है। ठीक है, आगे है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट में लेट सपोज अगर हमारे पास में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन की अगर हम बात करें तो कोई अगर Z1 हमारे पास में यहाँ पॉइंट है और अगर कोई पॉइंट Z2 हमने मार्क कर लिया, तो हमें Z1 और Z2 के बीच में अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये पोजीशन फैक्टर तो है ही, यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये ओ Z1 है, चाहे तो हम नेम भी देते हैं इसका P और ये नेम दे दे Q और यहाँ से एक वेक्टर ट्रीट कर ले। ठीक है, तो क्या हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल का कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर की तरीके से ट्रीट हो सकता है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है Z2 माइनस Z1। और हमें पता है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अगर हम देखें तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मॉड का यूज करते हैं। तो अगर हम इन पे मॉड लगा दें तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। किसके बीच का डिस्टेंस, तो टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। क्या वो टू पॉइंट कहीं ना कहीं पोजीशन वेक्टर को भी शो कर रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल, दो पॉइंट पोजीशन वेक्टर को भी शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग मॉड का कंसेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि अगर हमारे पास लेट सपोज कोई पॉइंट है, ठीक है, Z1 अगर हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, Z2 अगर हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है, इसके बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अगर हमें इक्वेशन चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अगर इक्वेशन चाहिए, तो लेट सपोज हमने यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लिया जो कि इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है M पॉइंट पे। इसका भी नेम दे देते हैं A B। और अगर यहाँ पे देखें तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे भी मार्क कर दिया है जो कि मूविंग पॉइंट है Z, और जेड को हम लोग लोकस भी ट्रीट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये जेड जो है वो यहीं पे लाई करे जहां पे मैंने मार्क कर रहा है, बट हाँ हमें इसको थोड़ा समझने के लिए या तो ये कहें कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमने लोकस को लोकेट किया है। अब तो चाहे तो हम जेड को यहाँ पे मूव करें, चाहे एम के ऊपर भी वो कॉन्साइड कर जाए, चाहे तो नीचे भी आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। उसका जो डिस्टेंस है Z1 और Z2 का जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है।
वो इस तरीके से इक्वल है कि अगर आप दो ट्रायंगल को भी कंसीडर कर ले, सपोज आपने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया ए एम जेड, जेड को भी अगर आप नेम दे दे ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए एम सी एंड इन ट्रायंगल बी एम सी, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उस रिलेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि जो साइड होगा ए सी और ये जो साइड है बी सी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। और अगर ये आपस में इक्वल है तो हमें ये पता है कि ए सी एक्चुअल में डिस्टेंस फ्रॉम जेड टू जेड वन है, और जो बी सी है वो जेड टू जेड हमारे पास में डिस्टेंस है। और हमें पता है कि डिस्टेंस अभी जस्ट हमने देखा है कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। तो फाइंड करने के लिए हमारे पास में आएगा z माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, z माइनस z1 और मॉड लगा दिया इक्वल्स टू z माइनस z2। इसका मतलब कि कभी भी अगर हमारे पास में इस टाइप से कोई फॉर्मेट में अगर हमारे पास में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई इक्वेशन अगर दिखता है, तो वो इक्वेशन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कौन सा? तो ये वाला जो हमारा जो लोकस है जिसपे जेड लाई कर रहा है, और जेड एक मूविंग पॉइंट है जो कि यही पाथ ट्रेस कर रहा है, जो कि इन दोनों पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, तो हम लोग ऐसे इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सपोज अगर हमारे पास में कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, ठीक है, z1 और z2, और हमसे पूछा है कि फाइंड परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम लोग इस टाइप से इक्वेशन को फॉर्म करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अगला है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जो इसी से रिलेटेड टॉपिक तो नहीं है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि ये जो इक्वेशन अगर इस टाइप से दिख रहा है, मॉड z माइनस आयोटा मॉड z माइनस वन, तो कंफर्म ये है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये एक इक्वेशन है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अगर इक्वेशन है तो क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि ये सर्कल, क्या ये सर्कल है रेडियस 1/2? तो अभी तो हमने जस्ट ही टॉपिक कराया तो हमें क्लियरली आइडिया लग रहा है कि सर्कल तो नहीं है, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इन दोनों में से अगर कोई एक हो सकता है, लाइन का इक्वेशन हो सकता है, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे आयोटा है, यहाँ पे क्या है 1। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रहा आयोटा, और ये रहा कोई यहाँ पे हमने 1 मार्क कर दिया है। इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है 1,0, इसका भी कोऑर्डिनेट हमें पता है 0,1, हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम देखें, इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। एग्जैक्ट हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए हमें पता है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर ये दोनों आपस में मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये 1/2 है, ये भी 1/2 है। हमने एक्चुअल में पॉइंट फाइंड कर लिया है, और हमें पता है कि यहाँ पे ओरिजिन भी पॉइंट होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो हमें दो पॉइंट तो यूज यहाँ पे दिखता ही है कि कर ही सकते हैं। तो हम लोग अगर OM के जरिए अगर स्लोप, सबसे फर्स्ट में अगर स्लोप फाइंड कर लें, स्लोप ऑफ OM, तो स्लोप ऑफ OM होगा कितना? तो 1/2 अपॉन 1/2, 1/2 माइनस 0 अपॉन 1/2 माइनस 0, कैंसिल आउट करके अगर हम देखें तो हमारे पास मिलता है 1। और अगर इक्वेशन लिखना चाहें बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो हमारे पास में इक्वेशन हो जाएगा y माइनस, अगर ओरिजिन पॉइंट हम लोग कंक्लूड कर लें तो ये हो जाएगा x माइनस 0। ठीक है, यानी कि जो हमारा इक्वेशन बन रहा है वो है y इज इक्वल टू x, और y इज इक्वल टू जो x है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है, a b के बीच में होकर के पॉइंट पास कर रहा है। अगर आपने x में रखा 1/2, y का भी वैल्यू 1/2। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। कैलकुलेट हम लोग चाहे तो ए बी का पहले हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लेते, और उसका परपेंडिकुलर अगर हम लोग स्लोप देखना चाहते तो स्लोप देख सकते थे। अब
टॉपिक सॉरी, अब हमारे पास में जो ऑप्शन है द लाइन थ्रू द ऑरिजिन विथ स्लोप 1, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन वैसा होगा जिसका स्लोप 1 होगा। तो क्या बिल्कुल करेक्ट है? हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट दिख रहा है हमें। द लाइन थ्रू द ऑरिजिन विथ स्लोप -1, अगर -1 होता तो लाइन कुछ इस टाइप से होता, तो ये तो है नहीं। यही इक्वेशन है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल दिखेगा हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में अगर हमारे पास में दोनों तरफ मॉड है और एक लोकस वाला पॉइंट है, मतलब एक कोई z है, ठीक है, जो कि xy के फॉर्मेट में अगर हमें दिया हुआ है या हम लोग उसको लेट कर सकते हैं, तो हमें ये देखना है कि वो सब्सट्रैक्ट होकर के क्या एक नॉर्मल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर एक सिंपल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी दो पॉइंट के बीच का ही बात किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन है कि अगर z इक्वल्स टू अगर x प्लस आईओटा वाई इक्वल्स टू, अगर आप इसको w ट्रीट करें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे ओमेगा है नहीं है, तो w इक्वल्स टू हमारे पास में ये दिया हुआ है, देन मॉड ऑफ w इक्वल्स टू 1 implies that in the complex plane z lie on the imaginary, z कहाँ लाई कर रहा है हमसे ये पूछा गया है। तो सबसे फर्स्ट काम ये है कि हम लोग गिवन लिखते हैं। तो अगर हमारे पास में गिवन दिख रहा है इस टाइप से 1 माइनस आई जेड, और ये जो क्वेश्चन लिया है अभी हमने, ये जो क्वेश्चन लिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाद लिया है, ठीक है, तो हम लोग तो बस थ्योरेटिकल टॉपिक कवर करने के बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं। एग्जाम में तो हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये किस टॉपिक से क्वेश्चंस है। तो हमें पता है कि ऐसा अगर हमें कभी दिया है तो गिवन का तो हम लोग देखते ही देखते हैं कि गिवन में क्या चीज दिया हुआ है, साथ में हमारे पास में जो चीज एक्चुअल में यूज करने के लिए दिया है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे पास में ओमेगा का, सॉरी ओमेगा नहीं, डब्लू का मॉड दिया है। तो क्या हम लोग यहाँ पे दोनों साइड मॉड ले सकते हैं क्या? तो टेकिंग मॉड बोथ साइड, तो अगर हम दोनों साइड अगर हम मॉड लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा W का मॉड 1 माइनस आई जेड का मॉड मॉड ऑफ जेड आयोटा, और हमें पता है इसका वैल्यू में क्वेश्चन ने दिया है 1, तो इसको अगर इसके इक्वल रख ले तो कुछ हमें लगभग ऐसा दिखेगा कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही इक्वेशन लिखा है। बस एक चीज का फर्क ये है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होता है वो है z माइनस समथिंग, z माइनस समथिंग, तो जो RHS में दिख रहा है वो लगभग उस पैटर्न का नहीं है। तो उस पैटर्न में हम लोग उसको बना सकते हैं। बनाने के लिए हमें पता है कि z को हमें पहले शो करना है और z के साथ आयोटा नहीं होता है। तो अगर हम z का मल्टीप्लाई कर दें और z का ही डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा ये z, आई का मल्टीप्लाई अगर हमने यहाँ पे किया है तो आई स्क्वायर -1 और -1 और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो z प्लस आयोटा, और अपॉन में हमने एक एक्स्ट्रा आयोटा डिवाइड में हमने यहाँ पे यूज करा है, और उसका कोई खास यूज नहीं होगा क्योंकि मॉड के बाहर अगर हम लोग ले तो मॉड ऑफ आयोटा 1 के ही इक्वल आता है, तो ये है z माइनस आयोटा। ठीक है, तब हमने एक्यूरेट प्रॉपर फॉर्म बना लिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो ये है मॉड z माइनस आयोटा इक्वल्स टू मॉड z प्लस आयोटा। ठीक है, तो अगर देखें तो इसको अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमें प्लॉट करने के बाद ये हमें आयोटा दिख रहा है। लेट्स सपोज आयोटा हमारा यहाँ पे ये है कुछ, और यहाँ पे कोई आ जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, दो पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमें इक्वेशन चाहिए। तो दो पॉइंट के बीच का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसका अगर हम सम करके डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ से 0 से ऑरिजिन से 1 यूनिट के ऊपर में है एक पॉइंट हमारा, ऑरिजिन से 1 यूनिट के नीचे में एक हमारा पॉइंट है,
तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इक्वेशन है वो ऑरिजिन से ही पास कर रहा है, और वो अगर ऑरिजिन से पास कर रहा है और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो रियल एक्सिस है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस बोलते थे। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यहाँ इक्वेशन दिख रहा है वो है रियल एक्सिस इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो z लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस, z लाइज ऑन द यूनिट सर्कल, तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि z लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, ये वो z की बात कर रहा है जो z एक पाथ ट्रेस कर रहा है। पाथ ट्रेस करने का मतलब है कि वो z है जो कि लोकस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट है। ठीक है, हम लोगों का जो z यहाँ पे है आयोटा और माइनस आयोटा, इसके बारे में बात नहीं किया जा रहा, बात उसके बारे में किया जा रहा है जो z एक पाथ को ट्रेस कर रहा है। तो ये भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस। तो चेक कर लेते हैं, z लाई ऑन द रियल एक्सिस, तो बी पॉइंट ही हमारा आंसर। ठीक है, z लाइज ऑन द रियल एक्सिस, z जो है वो रियल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो इस स्टेप से हमारे पास में क्वेश्चन आ सकता है कि जहां पे हमें कितनी बार डायरेक्टली देखिए कि हमें क्या करना है और कितनी बार उस फॉर्मेट में हम लोग उसको लेकर के आए। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इक्वेशन है वो इस टाइप से दिखता है। एक्चुअल में इस टाइप से नहीं, इस टाइप से। बट हाँ, दोनों साइड मॉड होगा तो हम लोग उसको आइडिया लगा सकते हैं कि थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो वो नॉर्मल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के टाइप से ही दिख जाएगा हमारा इक्वेशन। आगे है इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। हमें ऐसे लाइन सेगमेंट का इक्वेशन लिखना है, ये सपोज Z1 है, ये सपोज Z2 है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। लेट सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट लेट कर लिया है C और यहाँ पे मार्क भी कर दिया है Z। ठीक है, तो हमें ऐसे लाइन सेगमेंट का इक्वेशन लिखना है जो कि, ठीक है, Z1 और Z2 को आपस में ज्वाइन कर रहा हो। ठीक है, तो हमें बताएं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमने क्लास 10th में भी ये काम किया है, AC प्लस BC इक्वल्स टू AB होगा। ठीक है, AC प्लस BC इक्वल्स टू AB होगा। ठीक है, हमें नहीं पता है वो Z कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है या यहाँ लाई कर रहा है, बट हमें ये जरूर पता है कि जितना भी ये डिस्टेंस होगा A से लेकर के C तक और C से लेकर के B तक, तो कंफर्म है कि वो AB के डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो अगर हम लोग को पता है कि ये हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हमें ये भी पता है कि AC का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मॉड का कंसेप्ट। तो अगर AC के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो Z माइनस Z1 लिखेंगे प्लस BC। BC अगर हम फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे Z माइनस Z2 इक्वल्स टू AB। तो AB हो जाएगा Z2 माइनस Z1। ठीक है, तो जो इस टाइप से अगर इक्वेशन हमारे पास में दिखता है जहां पे दो से ज्यादा मॉड है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं जहां पे हम लोग Z1 और Z2 का यूज करके एक लाइन सेगमेंट का इक्वेशन लिख लिया हमने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब मॉड का यूज करके हम लोग इक्वेशन भी फाइंड करने वाले हैं सर्कल का। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मॉड का यूज करके सर्कल का इक्वेशन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है हमें, तो वहां तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में भी सर्कल का इक्वेशन फाइंड करते हैं। वो कैसे? तो वो कुछ इस टाइप से है कि हमें पता है कि अगर सेंटर, एक चीज और इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग वैसे सर्कल के इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पर लाई कर रहा है। तो अगर सेंटर ओरिजिन पर लाई कर रहा है, ठीक है, तो लेट सपोज हमारा ओरिजिन एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि सर्कल का सेंटर है, और जेड कोई एक हमारा पॉइंट है जो कि मूविंग पॉइंट है, चाहे तो आप इसे लोकस भी बोल सकते हैं।
ठीक है। ओ से लेकर के जेड तक कांस्टेंट डिस्टेंस है जिसको हम लोग आर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे बोले कि ओ से लेकर के, अगर लेट सपोज अगर हमने पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया पी, और पी को अगर हमने बोल दिया कि वो पोजीशन वेक्टर है, तो ओ पी वेक्टर इक्वल्स टू क्या, मॉड ऑफ जेड के इक्वल होगा। और मॉड ऑफ जेड किसके इक्वल है, तो मॉड ऑफ जेड आर के इक्वल है। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू आर हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है, क्योंकि हमें पता है कि मॉड ऑफ जेड को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर ऑरिजिन पे है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा रीराइट करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और अगर ये ऐसा दिख रहा है तो अगर आपको अच्छे से याद आ जाना चाहिए अब तक कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक। जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और इसका कांस्टेंट रेडियस है ओ से पी तक को हम लोग यहाँ पे आर से डिनोट किए हैं। तो इस तरीके से मॉड का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर ये देखा जाए तो कुछ इस टाइप से सर्कल बना रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है जो कि मेंस 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ हमें ऐसा कुछ दिख रहा है, z माइनस आयोटा इक्वल्स टू z प्लस का 2 आयोटा, टेकिंग मॉड बोथ साइड। अगर हम यहाँ पे मॉड लेते हैं, मॉड ही क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है कि ये कुछ, अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन देखा है, तो दोनों साइड अगर कोई z एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके साथ प्लस या माइनस कोई एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके साथ में अगर मॉड होता है तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन बन जाता है। तो हमने यहाँ पे ये यूज कर लिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो अगर इसको हम लोग डायग्राम में प्लॉट करते हैं, तो अगर हम इसे डायग्राम में प्लॉट करते हैं, ठीक है, डायग्राम का मतलब वही कॉम्प्लेक्स प्लेन हमारा, ठीक है, जिसको हम लोग आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मार्क करें तो ये रहा कुछ ऑरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे, और ऑरिजिन से 2 यूनिट के डिस्टेंस से नीचे, तो यहाँ पे हम बताए कि z माइनस 2 आयोटा होता है। तो हम लोग ऑरिजिन से नीचे मार्क करते हैं, ये माइनस का 2 आयोटा है, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि हम लोगों को सम करना है, किसका किसका सम करना है, 1 और 2 का सम डिवाइडेड 2, तभी तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि कोई एक मिड पॉइंट होगा ए और बी के बीच में, तो वो हो रहा है 3 यानी कि 1.5, और 1.5 का मतलब ये है, ठीक है, कि हम लोग एक्चुअल में पहुंच गए कुछ ऐसा, यानी कि ये हो गया y इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू -1/2। हमने ऐसा इसीलिए मार्क किया क्योंकि ऑरिजिन से ऊपर 1 यूनिट है और ऑरिजिन से जस्ट नीचे में 2 यूनिट है, तो कंफर्म ये है कि ऑरिजिन से हाफ यूनिट नीचे की ओर, ठीक है, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लाई करेगा, जो कि हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रहा है। आगे है कि मॉड ऑफ z इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है कि 5/2 है, देन द वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस 3 आयोटा क्या होगा, हमसे पूछा गया है। तो मॉड ऑफ z का मतलब तो ये है ना कि हम एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है,
ये है 5/2। अगर हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25/4 है। तो हमें एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है जिसका सेंटर ऑरिजिन पे है और जिसका रेडियस, ठीक है, 2 पॉइंट अगर देखा जाए तो 2.5 है। तो हम लोग एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका सेंटर तो ऑरिजिन पे है, ठीक है, और जिसका रेडियस 2.5 है। मतलब ये 2.5 अगर हम बात करें इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है, हमारा सर्कल। अब हमें पता है कि हमें सर्कल पे पॉइंट फाइंड करने हैं। कौन से पॉइंट फाइंड करने हैं? तो पॉइंट ये फाइंड करना है कि z प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो z प्लस अगर 3 आयोटा है, ठीक है, यानी कि हम लोग जो पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, z से लेकर के 3 आयोटा, तो z कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है? तो सबसे पहली बात है कि z प्लस माइनस का 3 आयोटा है। तो माइनस का 3 आयोटा कहां पे लाई कर रहा है? कोई यहां पे, सपोज ये पॉइंट जो है वो ए बी सी, तो सी मार्क कर देते हैं। ये जो पॉइंट हमारा 0-3 है, ठीक है। तो इस पॉइंट से जेड तक का डिस्टेंस पूछा गया है। जेड कहाँ लाई कर रहा है? तो जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर देखा जाए तो मॉड के अंदर जेड है, और जेड कहाँ लाई कर रहा है? तो जेड सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर भी लाई कर रहा है। मतलब कि ये जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल के बाउंड्री को टच कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट डी और ये ई, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला? उसके लिए हमें जरूरत होगा या तो बी पॉइंट या तो डी पॉइंट, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होगा क्योंकि ये लाइन सेगमेंट का इक्वेशन है, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का इक्वेशन है। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का इक्वेशन होने की वजह से डीसी इक्वल्स टू बीसी हो जाएगा। तो चाहे तो हम लोग एक पॉइंट फाइंड करके भी यूज कर सकते हैं। तो हमें तो ये पता है कि z का जो y, b का जो y कोऑर्डिनेट है वो दिख रहा है -1/2। तो अगर -1/2 अगर इसमें हम प्लॉट करते हैं, ठीक है जी, अगर -1/2 अगर हम इस y की जगह प्लॉट करते हैं तो ये हो जाएगा 25/4 -1/4, -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 और इधर आया तो 1/4। तो ये कुछ हो जाएगा हमारे पास 24 अंडर रूट, यानी x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 6। और x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 6 का मतलब ये है कि हमने दोनों पॉइंट फाइंड कर लिया है। दोनों पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। x का वैल्यू -√6, फिर y का वैल्यू -1/2, ठीक है, ये डी पॉइंट है हमारा। और ये रहा प्लस का √6, फिर y का वैल्यू -1/2। अब इसके इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो अगर हम BC के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हमारे पास में आता है x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 6, ठीक है, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का अगर हम लोग यहाँ पे 1/2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो ये कुछ 6 और ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, ये 2 और ये 6 -1 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 24 प्लस 25/4, यानी कि हमारा डिस्टेंस कितना है? तो हमारा डिस्टेंस आ रहा है √49/4, 49/4, यानी कि डिस्टेंस फाइनली है कितना? तो 7/2, 7/2 किसके किसके बीच का डिस्टेंस है? तो z और जो हमारे पास में जो पॉइंट दिया है 3 आयोटा उसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें सारा कुछ मिक्सचर करके भी क्वेश्चन दे तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है।
सबसे पहले हमें ये फोकस करना है कि अगर हमारे पास में कभी भी मॉड z इक्वल टू समथिंग कोई कांस्टेंट है, इसका मतलब सर्कल का इक्वेशन है। और कभी भी अगर इस फॉर्मेट में दोनों साइड मॉड है तो वो एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का इक्वेशन है। बार बार मैं लाइन सेगमेंट बोल रहा हूँ, एक्चुअली परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है पॉइंट इक्वेशन ऑफ सर्कल। और फिर से इक्वेशन ऑफ सर्कल में फाइंड करने वाले हैं जिसका सेंटर ऑरिजिन पर लाई नहीं कर रहा, बस इतना ही फर्क है। तो कोई एक फटाफट पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये हमारा कोई एक सर्कल का सेंटर है। अगर सेंटर है तो हमने z1 मार्क करा है, और z1 जो है वो हमारा फिक्स पॉइंट है सर्कल का। तो O से लेकर के P तक, P इज द मूविंग पॉइंट, कोई एक हमारे पास में Z है। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट बन रहा है जिसका सेंटर ऑरिजिन पे नहीं है, और इसके बीच का डिस्टेंस को हमने मार्क कर लिया r। तो z माइनस z1 का मॉड इसके इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल्स टू r। ये है हमारा इक्वेशन जो कि जिसका सेंटर ऑरिजिन पे नहीं है। तो हमें अब ये भी देखने आ गया कि अगर z इक्वल्स टू समथिंग अपॉन कोई कांस्टेंट है तो उसका सेंटर ऑरिजिन पे है। z माइनस z1 यानी कि z माइनस समथिंग कोई अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहे तो वो प्लस है चाहे तो वो माइनस है, बट उसके साथ में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें ये देख करके आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर यहाँ पे लेट सपोज अगर यहाँ पे कोई ऐसा लिखा हुआ हो z माइनस 4 इक्वल्स टू r, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा हमारे पास में सेंटर है जो कि 4 पे लाई कर रहा है। 4 का मतलब वही है कि हम लोगों को रियल एक्सिस पे बात कर रहे हैं, 4 माइनस 0, 4,0। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ z माइनस 1 प्लस आयोटा। क्लियर है, ये जो सर्कल है, सबसे पहली बात ये सर्कल तो है क्योंकि z माइनस समथिंग इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है, तो ये एक सर्कल तो है। और हमें ये भी दिख गया कि ये सर्कल वैसा सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो ऑरिजिन पे लाई नहीं कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? 1 प्लस आयोटा पे लाई कर रहा है। और 1 प्लस आयोटा पे अगर लाई कर रहा है सेंटर, तो हमें पता है कि अगर हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखें, ठीक है, तो ये हो गया 1,0, और ऑरिजिन से अगर इसको कनेक्ट कर दें तो हमें पता है कि ये भी 1 है, तो ये कितना है? √2। ठीक है, अगर इसको हम लोग ओ नाम ना दे करके कोई दूसरा नाम दे देते हैं, ठीक है, चलो इसको हम नाम देते हैं P। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया, ऑरिजिन से उसको कनेक्ट भी कर दिया, एक्स एक्सिस से भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, रेडियस जो है हमारा 1 है, 1 के यूनिट के बराबर है, तो हम एक सर्कल भी ड्रॉ कर ही देते हैं फिलहाल, बाद में हम लोग सोचते हैं कि करना क्या है। तो जो गिवन है हमने बस अभी केवल और केवल उसी का यूज करा है। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा है हमारा सर्कल। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास आता है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z। व्हाट इज मॉड z? तो मॉड z इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन हमें चाहिए, और z क्या चीज है? तो z सपोज कहीं भी हो सकता है, z यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, और z यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि z क्या है? एक मूविंग पॉइंट है जो कि सर्कल का एक पाथ फॉलो कर रहा है, पाथ ट्रेस कर रहा है। तो उसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, और वो भी हमें ऐसा डिस्टेंस चाहिए जो कि ग्रेटेस्ट हो और लीस्ट हो। लीस्ट का मतलब तो कम है, और हमें डिस्टेंस पता है कहाँ से कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑरिजिन, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ही देता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ऑफ जेड। तो ये हो गया, अगर हम लोगों को ओ ए चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम जो डिस्टेंस वो दिख रहा है वो बी पे मिलेगा, ये रहा बी। ठीक है, तो अगर हमें लीस्ट डिस्टेंस चाहिए तो ओ ए, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो ओ बी। रेडियस हमारा 1 यूनिट के इक्वल है। थोड़ा सा सर्कल हम लोगों का दिख रहा है कि सेंटर हमने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर लिया, बट आप मुझे पता है कि आप पूरा पूरा समझ रहे होगे कि हमने 1 यूनिट का ही सर्कल मार्क करा है।
अब हमारे पास में आता है ओ से पी तक का डिस्टेंस। सबसे फर्स्ट ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना है, ओ से पी तक का डिस्टेंस, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें दिख रहा है कि वो √2 के इक्वल है। ठीक है, और अगर हमें ओ ए कैलकुलेट करना है, तो ओ ए अगर हमारे पास कैलकुलेट करना है तो हम लोग करेंगे ओ पी माइनस ए पी। व्हाट इज ए पी? तो एपी हमें दिख रहा है कि एपी जो है वो सर्कल का रेडियस ही है। ठीक है, तो अगर सर्कल का रेडियस है तो हमें पता है कि सर्कल का रेडियस है कितना, तो √2 - 1। तो ओ ए इक्वल्स टू √2 - 1 इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम ऑरिजिन। आगे है कि हम लोगों को अगर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि हम लोग √2 में से 1 को ऐड कर देंगे, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है √2 + 1। ठीक है जी।